सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 में व्यक्तित्व मापन की विधियां। ठीक है, व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, पर्सनालिटी को मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हमें आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां पढ़ने को मिलेंगी, जो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर व्यक्तित्व को कैसे हम माप सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे हम समझ सकते हैं, इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व को अनेक शील गुणों का संगठन माना जाता है। व्यक्तित्व की माप के द्वारा व्यक्ति के शील गुणों के बारे में पता लगाया जाता है, वह संगठित है अथवा असंगठित, क्योंकि यदि ये संगठित रूप में होंगे तो व्यक्तित्व सामान्य होगा और यदि वे शील गुण असंगठित होंगे तो व्यक्ति असामान्य होगा। सर्वप्रथम सन 1880 में फ्रांसिस गॉल्टन ने व्यक्तित्व मापन के लिए प्रश्नावली विधि का निर्माण कर उसका प्रयोग किया। इसके बाद सबसे पहली परिसूची वुडवर्थ ने 1918 में बनाई, जिसका उद्देश्य सैनिकों की संवेगात्मक अस्थिरता का पता लगाना था। उस समय से लेकर आज भी इस दिशा में कार्य जारी है। यदि भारत की बात की जाए तो इस क्षेत्र में बहुत सीमित कार्य हुआ है, फिर भी इस दिशा में सतत प्रयास जारी है। प्रायः इस क्षेत्र में विदेशी परीक्षणों का भारतीय अनुकूलन ही किया गया। समस्या चाहे व्यवसाय, शिक्षा, अपराध, निर्देशन किसी भी क्षेत्र की हो, उसके निदान एवं उपचार हेतु व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों देखिए, चाहे व्यवसाय हो या बच्चों की पढ़ाई की बात हो या अपराधी के बारे में पता लगाना, अपराध आखिर में उसने क्यों किया, क्या कारण था इसके पीछे का, या बच्चों को निर्देशन देना हो, कोई भी काम हमें करना हो तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसी के अनुसार हम उसको सलाह दे पाते हैं, उसी के अनुसार उस बच्चे को की शिक्षा को हम आगे बढ़ा पाते हैं। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हुए ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि बच्चे को किस प्रकार का व्यवसाय चुनना चाहिए, उसके लिए क्या व्यवसाय करना या कौन सा बिजनेस करना सही रहेगा या नौकरी करना सही रहेगा। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जब हम इसके बारे में पता लगा पाते हैं, तभी उस व्यक्ति के आगे के भविष्य की योजनाओं के बारे में या भविष्य के बारे में हम कुछ प्रेडिक्शन कर पाते हैं या कुछ बता पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए व्यक्तित्व का ज्ञान होना, व्यक्तित्व के बारे में पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, व्यक्तित्व मापन की विधियों का यहाँ पर देखिए वर्गीकरण किया गया है। तो मापन की विधियों को निम्नलिखित 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो देखिए, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और फिर है वस्तुनिष्ठ विधि। तो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव मेथड के बारे में सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सब्जेक्टिव मेथड में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवन इतिहास विधि के बारे में। ठीक है, किसी व्यक्ति का जीवन इतिहास क्या है, उसके बारे में केस स्टडी करके हम पता लगा पाते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, किसी व्यक्ति का, जैसे कोई क्रिमिनल है या उसने अपराध किया है, तो उसके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए उसका केस स्टडी हम करते हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ, कि कहाँ कहाँ उसने पढ़ाई की थी, या फिर उसके माता पिता, उसके सगे संबंधियों से जाकर के मिलना, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके बाद है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि के माध्यम से भी हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जान पाते हैं। इसीलिए आप देखते हो जैसे कि आईएएस, पीसीएस की ये सब जॉब जो होती है, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी नौकरियां, जैसे कि बैंक के लिए आप जब फॉर्म फिल करते हो तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। ठीक है, जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो, रिटन एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू होता है आपका। तो इंटरव्यू किस लिए होता है? इसीलिए तो होता है कि आपने रिटन एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो, यानी कि आपके पास दिमाग है, लेकिन आपका व्यक्तित्व कैसा, अगर आपके सामने कोई स्थिति आ जाएगी तो आप उस स्थिति से, अगर कोई समस्या आ जाएगी तो उस समस्या से आप कैसे निपटोगे। इसीलिए इंटरव्यू होता है कि उसमें जो इंटरव्यूअर होते हैं वो यही चेक करते हैं कि आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है। अगर आपके सामने कोई भी समस्या आ जाती है तो उसका आप किस प्रकार से उस समस्या का निवारण करेंगे या उस समस्या का हल आप किस प्रकार से ढूंढेंगे। ठीक है, इसके बाद है प्रश्नावली विधि। ठीक है, ये क्वेश्चन मेथड जो होता है, इसमें भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आप किस तरीके से देते हो ये डिपेंड करता है आपके व्यक्तित्व के ऊपर। आत्मलेखन विधि,
इससे भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा खुद लिखा हुआ है तो उसके दुनिया से जाने के बाद आप देखोगे, या फिर वो जब दुनिया में है तभी उसने अगर लिखा है और फिर उसने उसको प्रिंट करवा दिया है बुक के रूप में, तो भी आप उस व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ करके उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप जान पाते हो कि किस तरीके से उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व था। निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड के माध्यम से भी आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर मापन रेखा विधि है वस्तुनिष्ठ विधि में, समाज मिति विधि है, शारीरिक परीक्षण है, परिस्थिति परीक्षण है, व्यक्तित्व सूचियां हैं, संचयी अभिलेख है। ठीक है, तो संचयी अभिलेख तो आपको पता ही है कि क्या होता है, क्योंकि आप स्कूल में एक शिक्षक हो तो शिक्षक का ये दायित्व है कि किसी हर एक बच्चे का उसके पास संचयी अभिलेख हो और हर बच्चे की क्या रुचियां हैं, क्या उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है और कौन कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो भाग लेते हैं, उन्हें पढ़ाई के अलावा और कौन कौन से खेल पसंद है और क्या क्या करना अच्छा लगता है। ये सारी जानकारी संचयी अभिलेख में होता है बच्चों के। ठीक है, और इसी के माध्यम से हम बच्चों की प्रगति के बारे में आगे पता लगा पाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ विधि में देखिए यहाँ पर है रोरसा का स्याही पत्र परीक्षण, हरमन रोरसा, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टैट परीक्षण, और ये कैट परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, ये जितना भी यहाँ आप देख रहे हो, हरमन रोरसा स्याही परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण भी इसको कहते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे हम टैट या थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण, ठीक है, और चित्र साहचर्य परीक्षण, इन सभी को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और ये बहुत है, क्योंकि इन जितने भी यहाँ पर आप परीक्षण देख रहे हो इन सभी से एग्जाम में प्रश्न आता ही है। तो चलिए यहाँ पर हम आत्मनिष्ठ विधि के बारे में जानते हैं। तो इस विधि में व्यक्तित्व की जांच स्वयं परीक्षक द्वारा या उसके परिचितों की सहायता से की जाती है। इसमें निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। स्वयं परीक्षक द्वारा या उसके परिचितों से की सहायता से हम आत्मनिष्ठ विधि में व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। तो देखिए जीवन इतिहास विधि, इस विधि को मनोवैज्ञानिकों ने चिकित्सा शाखा से ग्रहण किया है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसकी मां के गर्भ धारण के समय से जो घटित हो रहा है उसका इतिहास तैयार करते हैं। उसके बारे में विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं एकत्र करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसमें व्यक्ति 3 तरह की सूचनाएं एकत्र करता है। पहला है प्रारंभिक सूचनाएं, दूसरा है बीता इतिहास एवं वर्तमान अवस्था। ठीक है, इस तरीके की सूचनाएं एकत्र करने में व्यक्ति विभिन्न प्रविधियों, साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों इत्यादि का उपयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम प्रारंभिक सूचनाएं इकट्ठा करते हैं उस व्यक्ति के जीवन के बारे में, और बीता हुआ इतिहास और वर्तमान अवस्था क्या है उस व्यक्ति की, इन सभी के बारे में हम पूरा पता लगाते हैं। और पूरा पता लगाने के बाद तब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और उसके बाद ही हम क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व इस प्रकार का है, या इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, या ये जो जिस भी तरीके का इसका व्यक्तित्व है वो आखिर में क्यों ऐसा है। तो इन सब के बारे में हम इसमें पता लगाते हैं। अब देखिए है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, ये तो अच्छे से आप लोग इससे भली भांति परिचित हैं कि इंटरव्यू मेथड में क्या होता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के परीक्षण हेतु सर्वाधिक सामान्य विधि जो होती है वो साक्षात्कार ही होती है, जिसमें हम बैठ करके 4-5 लोगों का पैनल होता है इंटरव्यूअर्स का, और एक व्यक्ति आता है अंदर वो, और उससे वो अलग अलग स्थितियों वाले प्रश्न पूछते हैं और वह उनका उत्तर देता है। तो सरकारी नौकरियों में चयन करने के लिए इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें परीक्षक व परीक्षार्थी आमने सामने बैठते हैं। परीक्षक परीक्षार्थियों से विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछता है और परीक्षार्थी परीक्षक के प्रश्नों का उत्तर देता है। इससे परीक्षार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों के अतिरिक्त उसके हाव भाव, तौर तरीकों तथा अन्य बातों से भी उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। ठीक है, इसमें कुशल परीक्षक प्रश्न ऐसा पूछता है कि जिससे मतलब की बात निकल आए, वह परीक्षार्थी निसंकोच अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रश्न के उत्तर देने का आप उत्तर को किस प्रकार से दे रहे हैं, आपके उत्तर देने का हाव भाव कैसा है, तौर तरीका कैसा है, आप जो भी इंटरव्यूअर्स हैं उनको अपनी बातों से प्रभावित कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तभी आपका व्यक्तित्व अच्छा माना जाएगा और तभी आप जॉब के लिए सिलेक्ट होते हो। तो इस तरीके से जो साक्षात्कार विधि है ये हमारे दैनिक जीवन में ही आ जाती है एक तरीके से। अब इसके बाद है प्रश्नावली विधि।
चलिए प्रश्नावली विधि पे चलते हैं। तो प्रश्नावली विधि जो है देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामाजिक गुणों जैसे सामाजिकता, आत्मज्ञान आदि के परीक्षण हेतु मनोविज्ञान में प्रश्नावलियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इस विधि में कुछ चुने हुए प्रश्नों की सूची होती है जिनके उत्तरों से व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं को ज्ञात किया जाता है। इन प्रश्नों के सामने हाँ या ना लिखा रहता है, जिनमें से परीक्षार्थी गलत प्रश्नों को काट देता है अथवा सही के आगे निशान लगा देता है। प्रश्नावली से व्यक्ति के विभिन्न लक्षणों जैसे कि आत्मविश्वास, सामाजिकता, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो प्रश्नावली विधि में हाँ और नहीं का उत्तर लिखा रहता है और उसी के सामने हमें सही या गलत का निशान लगाना होता है। अब है आत्मकथा विधि यानी कि ऑटोबायोग्राफी मेथड। अपनी आत्मकथा लिखते समय व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के अपनी इच्छानुसार अपने विचारों का वर्णन करता है। ये 3 प्रकार की होती है। पहली है निर्देशित आत्मकथा। इस प्रकार की आत्मकथा एक रूपरेखा के आधार पर तैयार की जाती है। जैसे व्यक्ति को यह निर्देश दिया गया हो कि वह अपने परिवार के विषय में लिखे या उन विचारों को लिखे जिन्हें वह अत्यंत महत्वपूर्ण समझता है। फिर है अनिर्देशित आत्मकथा। इसमें व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है, वह अपनी इच्छा अनुसार लिख सकता है। फिर है मिश्रित आत्मकथा। यह उपरोक्त दोनों आत्मकथाओं का मिश्रण है। यहाँ एक और व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ उसे निर्देश भी दिए जाते हैं। तो आत्मकथा विधि में व्यक्ति को अगर उसके व्यक्तित्व के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसे हम निर्देशित आत्मकथा लिखने को कह सकते हैं, यानी कि हम उसे सिर्फ उसके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में लिखने को कह सकते हैं। या जब अनिर्देशित आत्मकथा हम कहते हैं लिखने को, तो व्यक्ति के जीवन में जो जो छोटी छोटी चीजें हुई होती हैं वो सभी के बारे में जिक्र करता है, बड़ी चीजों का तो जिक्र करता ही है। और मिश्रित में वह जो निर्देश दिए जाते हैं उनको भी लिखता है, जो निर्देश नहीं मिले होते हैं उनके बारे में भी वो लिखता है, यानी कि मिश्रित होता है ये। अब है अवलोकन या निरीक्षण विधि। तो चलिए देखते हैं। अवलोकन व्यक्तित्व अध्ययन की प्रमुख विधि है। इसमें व्यक्तित्व का मापन करने वाला व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी बाह्य कारकों का अवलोकन करता है, बाह्य व्यवहारों का अवलोकन करता है एवं उसके अनुरूप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करता है। शिक्षा शब्दकोश में निरीक्षण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, अवलोकन वर्णनात्मक अथवा संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्र करने के साधन के रूप में दशाओं अथवा क्रियाओं को अवलोकित करने का कार्य अथवा प्रक्रिया है। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए यह सबसे लोकप्रिय विधि है। इस विधि में निरीक्षणकर्ता को सबसे पहले यह तय करना होता है कि उसे व्यक्ति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं अथवा गुणों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। इसके पश्चात वह उन गुणों से संबंधित उस व्यक्ति के क्रियाकलापों तथा व्यवहार का बिल्कुल स्वाभाविक रूप में अवलोकन या निरीक्षण करने का प्रयत्न करता है। यह निरीक्षण 2 तरह से किया जा सकता है। एक में तो निरीक्षणकर्ता अपनी उपस्थिति को छुपाता नहीं है, वह एक तरह से निरीक्षण किए जा रहे समूह में घुल मिलकर उसका एक अंग बन जाता है, जबकि दूसरे में वह ऐसे स्थान पर बैठकर निरीक्षण करता है जहां से वह स्वयं तो नहीं दिखाई दे, परंतु संबंधित व्यक्ति के व्यवहार की सभी छोटी से छोटी बातों का भी वह निरीक्षण करने में समर्थ हो सके। जैसे अब किसी का निरीक्षण आप कर रहे हो, तो आप जैसे कि अब आप क्लास में बैठे हुए हो तो आप सभी बच्चों को देख रहे हो, तो सारे बच्चे, कोई बच्चा किसी से बात कर रहा है, कोई बच्चा लिख रहा है, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कोई बच्चा खाना खा रहा है, तो आपने कोई निर्देश नहीं दिया है, जिस बच्चे का जो मन कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चे को ये पता है कि हाँ शिक्षक हैं क्लास में, तो उठ करके क्लास में से बाहर नहीं जा सकता है या बिना पूछे वो नहीं जा सकता, इतना उसके अंदर भय है, ठीक है। अब दूसरा हो गया जहां पर शिक्षक है ही नहीं क्लासरूम में, तो क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है, ये आपको पता है कि कैमरा लगा हुआ है, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप अपना काम किए जा रहे हो। और जो निरीक्षण करता है वो मान लीजिए आपका प्रिंसिपल ही है, तो प्रिंसिपल अपने ऑफिस में से सारी हरकतें आपकी अच्छे से देख सकता है, क्योंकि क्लास में कैमरा लगा हुआ है, तो एक एक बच्चे को नोटिस कर सकता है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से क्या हरकत कर रहा है, तो वह भली भांति अच्छी प्रकार से निरीक्षण कर सकता है, ठीक है। तो भली भांति निरीक्षण करने की दृष्टि से निरीक्षण करता टेप रिकॉर्डर, कैमरा, दूरदर्शक इत्यादि उपकरणों का भी प्रयोग कर सकता है। निरीक्षण द्वारा प्राप्त परिणामों में विश्वसनीयता लाने के लिए निरीक्षणकर्ता निरीक्षण की प्रक्रिया को लगभग एक सी परिस्थितियों में बार बार दोहरा भी सकता है, अथवा एक ही व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण भिन्न भिन्न निरीक्षणकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है तथा प्राप्त परिणामों को एक जगह एकत्रित कर उसके बारे में कोई राय बनाई जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर है वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियों में देखिए सबसे पहले यहाँ पर है निर्धारण मापनी विधि।
तो इस विधि में व्यक्ति के बाह्य आचरण का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए क्या होता है, इस विधि में व्यक्ति के किसी विशेष गुण का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से कराया जाता है। उस गुण को 7 भागों में विभाजित कर मतदाताओं को उसके संबंध में विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। जिस श्रेणी में अधिक अंक प्राप्त होते हैं उस बच्चे को उसी श्रेणी का समझा जाता है। ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संचयी अंक मापदंड, दूसरा है संख्यात्मक मापदंड, तीसरा है रेखांकित मापदंड और चौथा है मानक मापदंड। तो इस तरीके से रेखांकित मापदंड का यहाँ पर एग्जाम्पल है, तीसरा नंबर यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर 5 4 3 2 1 इस तरीके से यहाँ पर नंबर दिया गया है। 5 का मतलब सदा बच्चा क्लास में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और 4 मतलब ज्यादा उपस्थित रहा है, फिर 3 मतलब कम उपस्थित रहा है, 2 मतलब बहुत कम उपस्थिति और 1 मतलब बार बार अनुपस्थित रहा है, बिल्कुल रेगुलरिटी है ही नहीं, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके द्वारा छात्र की उपस्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति विशेष की प्रगति व क्षमता का ज्ञान हो जाता है। छात्र जिस श्रेणी का होता है उसी के अनुरूप उसको अंक हम प्रदान करते हैं। तो यही होता है निर्धारण मापनी विधि में। अब है समाजमिति विधि। इसमें क्या होता है, तो देखिए राइट स्टोन आदि के अनुसार समाजमिति विधियां किसी समूह के सदस्यों के बीच किसी विशेष समय पर मौजूद पारस्परिक संबंधों को जानने का साधन है। इस विधि में व्यक्ति का किसी समूह के सदस्यों के साथ किस प्रकार का संबंध है जाना जा सकता है। इसमें व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि वह एक समूह के कितने लोगों को पसंद करता है, वह कितनों को नापसंद। इस तरह यह विधि सामाजिक समायोजन की दृष्टि से बहुत कम महत्वपूर्ण है। इसके बाद है शारीरिक परीक्षण। तो इस विधि में विभिन्न यंत्रों की सहायता से विशेष व्यक्ति विशेष के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जो कि निम्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये प्लेंथीसोमोग्राफ, इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्फिग्मोग्राफ, न्यूमोग्राफ, साइकोगैल्वेनोमीटर, इन सभी का यहाँ पर क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। इन यंत्रों की सहायता से यहाँ पर आप देखिए व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन हम करते हैं इन यंत्रों की सहायता से। ठीक है, और उसके बारे में, उस व्यक्तित्व के बारे में, हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में इन यंत्रों की सहायता से पता लगाते हैं। अब देखिए इसके बाद है परिस्थिति परीक्षण विधि या सिचुएशन टेस्ट मेथड। यह विधि वास्तव में व्यवहार परीक्षण विधि का ही अंग है। इस विधि में व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार या किसी विशेष गुण की जांच की जाती है। यानी कि अगर आप भविष्य में किसी प्रकार की किसी समस्या से घिरते हो तो उस समस्या से आप बाहर कैसे निकलोगे, इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर जिन व्यक्तित्व संबंधी गुणों के विषय में जानना हो उससे संबंधित कार्यों को व्यक्ति के द्वारा किए जाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जाती हैं। जैसे कि आप देखते हो जब आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग होती है तो उन्हें अलग अलग रस्सियों के सारे चढ़ना सिखाया जाता है, या फिर उन्हें जंप करना, या फिर उन्हें गुफा से कैसे बाहर निकलना है, कैसे उन्हें राइफल चलानी है, या ये सब चीजें कैसे कोई भी ऑब्स्टेकल आए तो उसको कैसे पार करना है। ठीक है, ये सब चीजें सिखाई जाती है ट्रेनिंग में, क्योंकि उन्हें ये सब चीजें करनी होती हैं आगे चल करके। तो उन्हें ऐसी ही ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है जब कोई टेस्ट लिया जाता है, अगर जिस प्रकार की जॉब देनी है तो उस प्रकार की परिस्थिति में रख करके उनको चेक किया जाता है कि ये आगे चल करके उस काम को अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मे एवं हॉटसॉर्न ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन डिसीफ में इस विधि के प्रयोग के अनेक उदाहरण दिए हैं। उन्होंने इसका प्रयोग बालकों की ईमानदारी की जांच करने के लिए किया था। उन्होंने एक कमरे में एक संदूक रख दिया एवं कुछ बालकों को थोड़े थोड़े सिक्के दिए। उन्होंने बालकों को आदेश दिया कि वे सिक्कों को संदूक में डाल आएं। परीक्षण के अंत में संदूक के सिक्कों को गिनने से ज्ञात हुआ कि कुछ बालकों ने अपने सिक्कों को उसमें नहीं डाला था। बालक की ईमानदारी का मापन करने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं जिससे उसके व्यवहार या अनुक्रियाओं को ईमानदारी या बेईमानी के रूप में माना जा सके। वह नेकी करने का प्रयास करता है या नहीं, कहीं पर जानबूझकर रखे गए पैसों को उठाने का प्रयास करता है या नहीं, इस प्रकार कुछ विशेष परिस्थितियों में वह जैसा व्यवहार करता है उसके व्यक्तित्व के विषय में बहुत कुछ जाना जाता है। यानी कि एक संदूक रख दिया गया था इस प्रयोग में जो बताया गया है, और इस संदूक में बच्चों को, सारे बच्चों को पैसे डालने को कहा गया।
ठीक है। तो जिसने परीक्षण बनाया उसको पता है कि 100 रुपए हमने सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, किसी को 5 दे दिया है, किसी को 10 रुपए दे दिया है, किसी को 9 रुपए दे दिया है, और किस बच्चे को कितना रुपया दिया है वो हमने ऑलरेडी नोट करके रखा है, ठीक है। अब हमने बच्चों को कह दिया कि जाओ संदूक में पैसा डालो, यहाँ पर एक हमने होल कर दिया है, सारे बच्चे पैसा डाल रहे हैं। तो जब हमने गिना तो हमने देखा कि 90 रुपए ही आ रहे हैं, होने कितने चाहिए थे 100, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा नहीं डाला, या तो कुछ पैसे उसमें से नहीं डाले। अगर 9 रुपए मिले थे तो उस बच्चे ने 8 या 7 रुपए ही डाले, या कि कुछ बच्चों ने पैसे पूरे नहीं डाले या डाले ही नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि समूह में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर ईमानदारी का गुण नहीं है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं व्यक्तित्व सूचियां विधि। तो शिक्षा एवं मनोविज्ञान में व्यक्तित्व मापन में व्यक्तित्व सूचियों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। सूची एक प्रश्नावली का ही रूप है जिसमें विभिन्न कथनों का प्रश्नों का संकलन होता है। इन्हें भरकर कोई भी व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं के व्यवहार के संबंध में सूचनाएं देता है। तत्पश्चात व्यक्तित्व मापक या मनोवैज्ञानिक उन सूचनाओं का विश्लेषण करता है एवं उसके अनुसार उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करता है। शिक्षा शब्दकोश में व्यक्तित्व सूची के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि व्यक्तित्व सूची एक व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे उसका संवेगात्मक समायोजन अथवा अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी और प्रवृत्तियों को सुनिश्चित करने के लिए एक मापन युक्ति है जो स्वक्रम निर्धारण के लिए अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा क्रम निर्धारण के लिए व्यवस्थित की जा सकती है। तो इस तरीके से व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको कहीं कोई भी समस्या है तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप समझ सकते हैं, सारी बातों को बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।